बेटा इंडियन इकोनॉमी का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त 1947 we got independence on 15 August 1947। 1757 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी कंट्री में आए थे फॉर स्पाइस ट्रेडिंग। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि हमारा जो इंडिया है वो नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा होते थे और वो आपस में लड़ते रहते थे। जो राजा थे कि एक जो राजा है वो दूसरे राजा को युद्ध में हराकर उसका जो राज्य था उसको हड़प लेता था। तो हमारे यहाँ पे जिस तरह से शासन हो रहा था उसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने उस चीज का फायदा उठाया और उसने फूट डालो और राज्य करो की पॉलिसी अडॉप्ट की और हम पे शासन करना शुरू कर दिया। 1757 में वो हमारी कंट्री में आए तो थे मसालों का व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे हम पे शासन करना शुरू कर दिया क्योंकि इंडिया जो नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार था और ब्रिटेन जो थी वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री थी। तो अपने वहां के इंडस्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए, उन इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करने के लिए उनका मेन एम था कि इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करना, उनको इंडिया से ब्रिटेन भेजना। तो इसीलिए उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पे एक फ्रांसीसी टूरिस्ट जिनका नाम था बर्नियर, वो यहाँ पे 2 बार इंडिया घूमने आए और उन्होंने इंडिया के बंगाल की जो तुलना है वो इजिप्ट से की कि जो बंगाल है वो प्री ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारा बंगाल था वो इतना ज्यादा समृद्ध था कि बर्नियर ने उसकी तुलना मिस्र से की, इजिप्ट से, कि जो बंगाल है वो इतना ज्यादा समृद्ध था इजिप्ट से भी ज्यादा। हमारे यहाँ पे 2 क्लास थी, एक तो फार्मर्स जो खेती करते थे और दूसरा फंक्शनरी जो दूसरे जो काम थे, गोल्ड स्मिथ या कोबलर, जो भी और एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी थी उनके लिए। और हमारे जो फार्मर थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे। हमारे यहाँ से कॉटन और सिल्क के कपड़े, शुगर, राइस, बटर, इन चीजों का हम एक्सपोर्ट करते थे। और हमारे यहाँ के जो इंडियंस थे वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग व्हीट और भी दूसरी तरह के जो ग्रेन्स थे, वेजिटेबल्स थी, मतलब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे। हमारे यहाँ पे जो हैन, कोक, डक, गोट, शीप, पिग्स, यहाँ पे हमारे इन चीजों के झुंड थे, मीन्स अच्छी क्वांटिटी में हमारे यहाँ पे मुर्गे, मुर्गियां, बतख, सुअर,
ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे थी। मीन जो उस टाइम बंगाल था वो अपने आप में बहुत समृद्ध था। कहने का मतलब कि हमारी जो इंडिया थी वो नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार थी, इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और बर्नियर ने तो यहाँ तक कहा है कि जो गंगा नदी है, उस टाइम गंगा नदी को काट काट के और नहरें बनाई गई थी सिंचाई के लिए, और उनका यूज किया जाता था परिवहन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। मीन्स हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले समृद्ध था, सेल्फ सफिशिएंट था। बल्कि हमारे यहाँ से कॉटन, सिल्क के कपड़ों का एक्सपोर्ट होता था, शुगर, बटर, राइस, इनका भी एक्सपोर्ट किया जाता था। और हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट था वो भी वर्ल्ड फेमस था। इसमें जो मलमल का कपड़ा, मलमल एक कॉटन टेक्सटाइल है जो बंगाल के ढाका में बनता था। जो ढाका है वो आज बांग्लादेश की कैपिटल सिटी है। और इसका यूज, जो हमारे मलमल का जो कपड़ा था कॉटन का, ये बहुत पसंद किया जाता था। ये बहुत बारीक कपड़ा था जो एक रिंग में से भी निकाल लिया जाता था। और इसको मलमल शाही और मलमल खास के नाम से भी जाना जाता था। जो भी रिच जो फैमिलीज होती थी वो इसका यूज करती थी। तो कहने का मतलब कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा जो इंडिया था वो सेल्फ सफिशिएंट था, अपने आप में आत्मनिर्भर था। लेकिन ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव था वो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी उनको और ज्यादा डेवलप करना। वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसको और ज्यादा मोटिवेट करना। इसीलिए उनका मेन फोकस था यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, और वहां के जो बनी बनाई चीजें थी, जो फिनिश्ड गुड्स थी, उनका इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने हम पे लगभग 200 वर्ष यानी कि 190 नियर अबाउट 200 हम कह सकते हैं कि लगभग हमसे 200 साल हम पे रूल किया, और उसने हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ की जो नेशनल इनकम या जो पर कैपिटा इनकम, उसको मेजर करने की कोशिश नहीं की। कोई ऑफिशियल डेटा नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड कलेक्ट नहीं किया गया। हमारे ही कुछ इकोनॉमिस्ट, जिसमें दादा भाई नौरोजी, आर.के. आर.वी. राव, फिनले शिरीष, तो हमारे ही कुछ विलियम डिग्बे, हमारे ही कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया। इसमें से जो भी आर.के. राव का जो डेटा है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा माना जाता है कि उनका जो मेजरमेंट था, वो जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनमें से बेस्ट जो मेजरमेंट था वो आर.के. राव का था। लेकिन जितने भी इकोनॉमिस्ट ने हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर किया, तो उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी यानी कि 1900 से 1950 तक हमारी जो नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट थी वो 2% से भी कम थी, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो 0.5% से भी कम थी।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर on the eve of independence. तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हमारा सेल्फ सफिशिएंट था। हमारे यहाँ पे एक फ्रांसीसी टूरिस्ट बर्नियर आए थे, उन्होंने हमारे बंगाल की तुलना मिस्र से की थी कि जो बंगाल है वो मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध है। तो इसीलिए हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले सेल्फ सफिशिएंट था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में जमींदारी सिस्टम शुरू कर दिया। जमींदारी सिस्टम उसने शुरू किया बंगाल प्रेसिडेंसी में, यानी आज हमारे जो ईस्टर्न जो स्टेट है वहां पे उसने जमींदारी सिस्टम शुरू कर दिया। और साथ ही साथ रेंट के लिए भी, यानी कि जो लगान वसूल किया जाता था उसके लिए भी रूल बना दिए। ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो जो राजा महाराजा होते थे और जो किसान थे उनमें डायरेक्ट रिलेशन था। जो किसान थे वही टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को, वही रेवेन्यू की पेमेंट करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आते ही हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम शुरू कर दिया, एक ट्रायंगुलर सिस्टम शुरू कर दिया जिसमें जो भी जमीन थी ओनर बना दिया जमींदारों को, या जिनको हम इंटरमीडिएरीज भी बोलते हैं। और रेंट की एक फिक्स लिमिट फिक्स कर दी रेंट की। जमींदार, ब्रिटिशर्स और टिलर्स या पीजेंट्स, लैंडलेस जो टिलर्स है, ब्रिटिशर्स ने आते ही एक ट्रायंगुलर सिस्टम को शुरू कर दिया। उसमें जो जमीन थी वो जमींदारों के नाम कर दी, यानी कि जो जमींदार थे वो ओनर थे जमीन के, उनको जमीन का मालिक बना दिया। और जो ब्रिटिशर्स थे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था जमींदार के साथ। जमींदार एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट पे करते थे ब्रिटिशर्स को, लेकिन जो जमींदार थे वो टिलर्स या पीजेंट से मनचाहा लगान वसूल करते थे। जमींदारों का एक मेन मोटिव यही था कि वो जो भी टिलर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनसे मनचाहा लगान वसूल करें, उनको एक्सप्लॉइट करते रहे। जमींदार जो भी लगान वसूल करते थे टिलर्स से, पीजेंट से, उनमें से एक फिक्स जो परसेंटेज थी वो तो पे कर देते थे ब्रिटिशर्स को, और बाकी का जो भी रेवेन्यू था जो वो वसूल करते थे टिलर्स से, लैंडलेस फार्मर से, उनको वो अपनी लग्जरीज ऑफ लाइफ पे स्पेंड करते थे। जो टिलर्स थे उनके पास सिर्फ इतना ही बचता था जिससे उनका गुजारा भी मुश्किल से होता था। लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए या फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए टिलर्स के पास कुछ भी नहीं बचता था। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो हमारा सेल्फ सफिशिएंट था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आते ही जमींदारी सिस्टम शुरू कर दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी जो आज हमारे ईस्टर्न जो स्टेट है उनको बोला जाता था, और फिर एक ट्रायंगुलर सिस्टम शुरू कर दिया जिसमें जो जमींदार है उनको जमीन का मालिक बना दिया गया। जो किसान थे वो लैंडलेस फार्मर्स थे। जो जमींदार थे वो ब्रिटिशर्स को एक फिक्स्ड रेट पे रेंट पे करते थे, लेकिन टिलर से मनचाहा लगान वसूल करते थे।
और लैंड के इंप्रूवमेंट के लिए टिलर्स के पास तो कुछ बचता ही नहीं था, क्योंकि उनके लिए तो गुजारा भी कर पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। और जो जमींदार थे वो जो भी लगान, जो भी रेवेन्यू वसूल करते थे टिलर से, उनको स्पेंड करते थे अपनी लग्जरीज ऑफ लाइफ पे। तो इसीलिए हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती चली गई। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, इट वाज बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये हमें पता चलता है थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट, जब हम आजाद हुए तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो जब हम आजाद हुए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी, और जो प्रोडक्शन होता था वो भी अगर हम उसका कंपैरिजन करें आज के टाइम से, तो वो भी बहुत ज्यादा कम था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ना तो कोई इरिगेशन फैसिलिटी की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि मोस्टली जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है इरिगेशन पे, फर्टिलाइजर्स पे, या अच्छे बीज यूज किए जाएं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ना तो इरिगेशन फैसिलिटी की तरफ कोई ध्यान दिया, ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम यूज की गई, ना ही अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज किए गए। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी थी वो भी कम थी, और जो प्रोडक्शन था वो भी कम था, अगर हम कंपैरिजन करें आज के टाइम से। नेक्स्ट इसमें हमारा जो पॉइंट है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डिपेंड करता था मॉनसून पे। गुड मॉनसून मीन्स गुड क्रॉप्स, और अगर बैड मॉनसून मीन्स बैड क्रॉप्स। क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज की तरफ ब्रिटिशर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स कि हमारे यहाँ के जो फार्मर थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सब्सिस्टेंस मीन्स प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ओनली। मार्केट में सेल करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, क्योंकि ना तो कोई इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, ना ही अच्छे बीज यूज होते थे, ना कोई अच्छी टेक्निक थी, ना अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज होते थे। तो हमारे यहाँ पे जो फार्मिंग की जाती थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, कमर्शियल फार्मिंग नहीं थी। और इससे शो होता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो बैकवर्ड और स्टेगनेंट था। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो शो करता है बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, gulf between owner of the soil and tiller of the soil। जो जमीन के मालिक थे और जो जमीन पे काम करते थे, जो लैंडलेस फार्मर थे, उनके बीच का जो गैप था वो दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा था। क्योंकि जो ओनर्स थे
उनका सिर्फ एक ही मेन मोटिव था कि जो फार्मर्स थे, जो टिलर्स थे, उनको एक्सप्लॉइट करना, उनसे मन चाहा ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करना। वो जो भी रेवेन्यू वसूल करते थे टिलर से, लैंडलेस फार्मर से, उनका यूज वो लैंड की डेवलपमेंट में नहीं करते थे। और जो टिलर्स थे उनके पास इतना बचता ही नहीं था कि वो लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए कुछ भी करें। तो इन दोनों के बीच का जो गैप था वो इंक्रीज होता जा रहा था, क्योंकि जो ओनर्स थे, ओनर ऑफ द सोइल, वो फार्मिंग में जो भी कॉस्ट लगती थी उसमें तो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उसमें कोई खर्चा वो नहीं करते थे, कोई शेयर नहीं था उनका। उनका जो शेयर था वो सिर्फ रेवेन्यू में था, वो सिर्फ लगान वसूल करते थे टिलर्स ऑफ द सोइल से। और जो टिलर्स थे उनके पास सिर्फ इतना ही बचता था जिससे उनका गुजारा भी मुश्किल से होता था। फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए या सोइल की इंप्रूवमेंट के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। नेक्स्ट जो फीचर है जिससे हमें पता चलता है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बैकवर्ड और स्टैग्नेंट था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी जमीन थी, किसानों की जो जमीन थी वो छोटी भी थी और साथ में फ्रेगमेंटेड भी थी, स्कैटर्ड थी, टुकड़ों में बटी हुई थी। एक जमीन का टुकड़ा यहाँ है तो एक जमीन का टुकड़ा वहां है। लैंड होल्डिंग स्मॉल भी थी, जमीन के टुकड़े छोटे भी थे और बिखरे हुए भी थे, स्कैटर्ड भी थे, फ्रेगमेंटेड, कि एक टुकड़ा यहाँ है और एक टुकड़ा जमीन का वहां है। तो इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन हो कि जमीन का एक टुकड़ा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो उस केस में कॉस्ट ज्यादा आती है और जो रेवेन्यू आता है, वो इनकम जो आती है वो कम आती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो टिलर्स थे उनकी कॉस्ट ज्यादा लगती थी और जो उनकी इनकम जनरेट होती थी, जो आउटपुट आता था, वो कम आता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम शुरू कर दिया। जो जमींदार थे उनको परमानेंट ओनर बना दिया ऑफ लैंड होल्डिंग। और जो जमींदार थे वो ब्रिटिशर्स को एक फिक्स्ड रेट पे रेंट पे करते थे, लेकिन टिलर्स से, पीजेंट से जो वो लगान वसूल करते थे वो मनचाहा लगान वसूल करते थे। तो जो जमींदारी सिस्टम था उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स थे, जो टिलर्स थे, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जो जमींदार थे वो टिलर से मनचाहा लगान वसूल करते थे और अगर टिलर देने से मना करते थे तो उनसे जमीन छीन ली जाती और किसी और को दे दी जाती। तो जमींदारी सिस्टम की वजह से हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफी बैकवर्ड हो गया, क्योंकि जमींदार टिलर से ज्यादा लगान वसूल करते थे और उसका यूज करते थे अपनी लग्जरीज ऑफ लाइफ पे। लैंड इंप्रूवमेंट के लिए उन्होंने कोई भी खर्चा नहीं किया और जो टिलर्स थे उनके पास इतना बचता ही नहीं था कि वो लैंड इंप्रूवमेंट के लिए कुछ भी करे। तो इसी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी और प्रोडक्शन कम होता था। नेक्स्ट, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ के जो फार्मर थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे और वो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को अपनी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, इंडिगो, मेन तौर पे इंडिगो, जूट। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स थे, जो टिलर्स थे, उनको फोर्स किया, उनको एडवांस में पेमेंट कर दी और उनको कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए कहा, जिससे किसानों ने
फूड क्रॉप्स की बजाय कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अब जो कैश क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन करने में खर्चा ज्यादा लगता है, तो ब्रिटिशर्स जो उनको पेमेंट करते थे एडवांस में, वो पैसे तो किसान यूज कर लेते थे कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन में। अब उनको फूड के लिए, अपने खाने पीने के लिए जो अनाज चाहिए था, उसके लिए वो डिपेंड हो गए मार्केट की अनसर्टेनिटीज पे, क्योंकि उनके पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि जो भी पैसे ब्रिटिशर्स उनको पे करते थे वो यूज कर लेते थे कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन में। तो इससे हमारे यहाँ पे जो फूड क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन कम हो गया। और हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे अकाल पड़े हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 1760 से 1943 तक बहुत सारे अकाल पड़े, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे 85 मिलियन लोगों की जान गई, क्योंकि फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे कम हो गया था। और सबसे 1769 से 70 ये जो अकाल पड़ा था बंगाल में, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फैमिन था हमारे यहाँ पे, जिसमें काफी लोगों की जाने गई थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे कोई ऐसा अकाल नहीं पड़ा है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई हो। लेकिन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड हमारे यहाँ पे बहुत सारे अकाल पड़े 1760 से 1943 तक, जिसमें मेन जो है सिग्निफिकेंट जो फैमिन है वो 1769 से 70 में बंगाल में जो था। और इन अकालों की वजह से हमारे यहाँ पे 85 मिलियन लोगों की जानें गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर। On the eve of independence, industrial sector on the eve of independence, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे in two ways. First, decay of handicraft, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे डिके ऑफ